अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। आज बात होगी हमेशा की तरह फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के उस तारीखी फाइनल की जिसने दुनिया भर के करोड़ों शायकीन को आखिरी लम्हे तक अपनी नशिस्तों से बांधे रखा। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला 90 मिनट तक गोल किए बगैर बराबर रहा। स्पेन ने पूरे मैच में गेंद पर गैर मामूली कंट्रोल रखा, जबकि अर्जेंटीना अपनी दिफाई हिकमत अमली और जवाबी हमलों के सहारे मुकाबले में मौजूद रहा। मुकर्ररा वक्त में कोई टीम बरतरी हासिल ना कर सकी। फैसला इजाफी वक्त में हुआ, जहां फेरान टोरेस ने नेको विलियम्स के शानदार पास पर फातिहाना गोल स्कोर करके स्पेन को 1-0 से आलमी चैंपियन बनवा दिया। यह फाइनल सिर्फ स्ट्राइकर्स या मिडफील्डर्स का नहीं बल्कि गोलकीपर्स का भी मैच साबित हुआ। दोनों टीमों के दिफा और गोलकीपर्स ने कई यकीनी गोल्स बचाकर मुकाबले को सनसनीखेज बनाए रखा। यही वजह थी कि 90 मिनट तक स्कोर लाइन ना बदल सकी। अगरचे स्पेन ने पूरे मैच में अर्जेंटीना पर वाज़ेह बरतरी हासिल की, ज्यादातर वक्त खेल को अपने काबू में रखा, लेकिन अर्जेंटीना के दिफा ने आखिरी हद तक मज़ाहमत की। इस फतह के साथ स्पेन ने अपनी तारीख का दूसरा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतकर एक मरतबा फिर पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि टेक्निकी महारत, नज़्मो ज़ब्त और इज्तिमाई खेल आज भी फुटबॉल में कामयाबी की जमानत समझा जाता है। अगर स्पेन की कामयाबी की बात की जाए तो ये किसी एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि पूरी टीम की मुनज़्ज़म हिकमत अमली, गैर मामूली नज़्मो ज़ब्त और इज्तिमाई खेल की एक बड़ी फतह थी। दिफा से लेकर मिडफील्ड और अटैक तक हर खिलाड़ी ने अपने किरदार को भरपूर तरीके से निभाया, लेकिन जिस नाम ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की वह नौजवान सुपरस्टार लामिन यामाल थे। कम उम्री के बावजूद यामाल ने जिस एतमाद, रफ्तार, ड्रिबलिंग, विजन और तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया, उसने दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन और माहिरीन को अपना गर्विदा बना लिया है। बड़े बड़े डिफेंडर्स को चकमा देना, खतरनाक मौके पैदा करना और दबाव के आलम में भी पूरा एतमाद रहना उनकी पहचान बन चुका है। अगरचे स्पेन की फतह पूरी टीम की मुश्तरका मेहनत का नतीजा थी, लेकिन लामिन यामाल ने अपनी शानदार कारकर्दगी से वाज़ेह किया है कि दुनिया के आलमी फुटबॉल का मुस्तकबिल अब महफूज हाथों में है। उन्होंने स्पेन के नए सुनहरी दौर की अलामत करार दिया जा रहा है। यह रात लियोनेल मेसी और उनके मद्दाहों के लिए भी जज्बात से भरपूर रात साबित हुई। अगर यह वाकई मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप था तो उनका आलमी सफ़र 2022 की तारीखी कामयाबी के बाद 2026 के फाइनल में शिकस्त पर इख्तिताम पजीर होता हुआ नजर आ रहा है। अर्जेंटीना के शायकीन दुनिया भर में अफसुर्दा दिखाई दे रहे हैं, जबकि स्पेन के मद्दा सड़कों पर निकल आए हैं और अपनी टीम की तारीखी फतह का भरपूर जश्न मना रहे हैं। इस फाइनल ने एक दौर के इख्तिताम और एक नए अहद के आगाज का ऐलान किया है, जहां नौजवान स्पेन ने तजर्बेकार अर्जेंटीना को शिकस्त देकर आलमी फुटबॉल की एक नई ताकत होने का सबूत दिया है। अगर इनफरादी एजाजात की बात की जाए तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर स्पेन के खिलाड़ियों का भी भरपूर राज रहा। स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को तो पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली कायदाना सलाहियत, मिडफील्ड पर मुकम्मल कंट्रोल और मुसलसल शानदार कारकर्दगी की वजह से गोल्डन बॉल यानी टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का एहसास दिया गया, जबकि स्पेन के गोल कीपर ओनाई सिमोन ने फैसलाकुन सेव्स और 7 क्लीन शीट्स की बदौलत गोल्डन ग्लव अपने नाम किया। इस हवाले से क्या हुआ फाइनल के अंदर भरपूर बात होगी आज के प्रोग्राम के अंदर, और अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ ज़ेगम अब्बास साहब फुटबॉल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में खिजर आजम और एजाज शेख कराची और लाहौर स्टूडियो से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ज़ेगम साहब आपकी जानिब आएंगे, कैसा देखा आपने? क्या यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अर्जेंटीना आखिरी वक्त में आकर इस तरह के खेल का मुजाहरा करेगा, और क्या वजूहात थी? अगर बात की जाए अर्जेंटीना की शिकस्त की तो क्या कुछ उन्होंने लूज किया है? कौन सी ऐसी गलती थी जो आप समझते हैं कि वो अर्जेंटीना को ले डूबी? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, मैं बताऊं, आपने अच्छी बात की कि अर्जेंटीना की शिकस्त की जो बड़ी वजूहात थी वो ये थी कि उनका जो स्ट्राइकर था खास, जैसे जो गेम को बनाता था और गेम के लिए बड़ा करिश्माती प्लेयर है मेसी। अगर आप गौर करके देखें तो उसको बहुत कम बॉल जो है खिलाई गई, और साथ साथ ये कि बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे 10 खिलाड़ी जो हैं वो एक तरफ खेल रहे हैं और मेसी जो है वो एक तरफ खेल रहा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि आप देखें कि उसके जो डिफेंडर थी, साइड थी, उन्होंने इतना उसको चेक करके रखा हुआ था मेसी को कि वो बिल्कुल उसको किसी भी तौर पर जना आज़ाद छोड़कर खेलने की इजाज़त दे ही नहीं रहे थे। यही वजह थी। लेकिन बहरहाल मैं इस मौके पर मार्टिनेज के खेल की बहुत तारीफ करूंगा कि उसने शानदार
खेल पेश किया और यकीन जाने कि कई यकीनी मौके के जो गोल के थे वो उसने बचाकर गेम में यानी 90 मिनट तक, और प्लस ये कि जो एक्स्ट्रा हाफ का जो 2 हाफ थे उसमें भी उन्होंने जो है बराबरी तक स्कोर रहा, तो इसमें उसका बहुत बड़ा किरदार था। लेकिन देखें, आपने अभी तज़किरा किया कि यमीन यमाल का, मैं बड़ा हैरान और इस बात पे हूँ कि वाकई ये भी बहुत कम उम्र लड़का है, 18 साल का ये लड़का है, लेकिन इसके अंदर जो सलाहियतें हैं वो तो बड़ी करिश्माती किस्म की सलाहियतें हैं। जैकब साहब, मैं स्पेन को बाद में डिस्कस करूंगा। जरा अर्जेंटीना के मुकाबले की अगर बात की जाए तो हम सोचते थे और देखते हुए भी आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर कि थ्रू आउट वो इजाफी मिनट्स जो मिलते हैं उसके अंदर भरपूर अपने खेल का मुजाहरा करते हैं, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। क्या वाकई दबाव का शिकार थे या वाकई स्पेन ने बहुत अच्छा खेला कि अर्जेंटीना के तमाम तर जितने भी अटैक करने वाले थे वो बेबस नजर आए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ना, उन्होंने कितना उसको बनी, अगर बॉल पोजीशन के हिसाब से ही देख लें तो कितनी वाज़े बर्दरी थी कि सारा गेम जो था वो स्पेन ने अपने पास रखा। उनकी शॉर्ट पासिंग की जो वो टेक्निक है, आप क्योंकि ज़ाहिर है कि यूरोपियन स्टाइल हमेशा ये होता है कि वो अटैकिंग स्ट्राइक रखते हैं, कभी भी वो डिफेंसिव स्ट्राइक नहीं रखते, और यही वजह थी कि उनके शॉर्ट पासिस की वजह से ये मूवमेंट बने। कई ट्राइयां ऐसी थी जो यकीनी तौर पे जो थी, जिसमें यमाल ने भी करी और दूसरे प्लेयरों ने भी, लेकिन वो महफूज, उससे गोलकीपर ने शानदार खेल पेश करके जो है उसको महफूज कर दिया और इस गेम को जो है यानी 90 मिनट तक जो है बराबर पे लेके चला गया। तो आप यकीन जाने कि स्पेन ने जो है, इसमें कोई शक नहीं कि कल शानदार खेल पेश किया है और इतना शानदार कि उसकी वजह से जो है उनको कामयाबी हासिल हुई। हालांकि 2 साबिका मैच जो बिल्कुल अर्जेंटीना ने जीते वो यकीन जाने के बिल्कुल नाकाबिले यकीन थे, और उसका उनको साइकोलॉजिकली इतना बड़ा एक वो था, एडवांटेज हासिल था कि वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद स्पेन ने जो है बहुत शानदार खेल पेश किया और ये पता हासिल करी। इसमें उनके सारा जो क्रेडिट जाता है वो मिडफील्डर से भी जाता है और उनके फॉरवर्ड से भी जाता है कि उन्होंने बहुत अटैकिंग वो रखा और बिल्कुल जो है मौका फराहम नहीं किया अर्जेंटीना के किसी प्लेयर को कि वो जो है वो किसी भी तौर पे जो है गोल करने की सलाहियत हासिल करती है। बहुत अहम बात की है जगन साहब आपने, और किसी भी तरह उनको सही से खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया गया। खिजर, अगर बात की जाए मैक्सिको के कोच की और अर्जेंटीना के कोच की, मैक्सिको के जो कोच हैं उनके बारे में बताया जाता था कि वो अर्जेंटीना के जो इस वक्त मौजूदा कोच हैं उनके उस्ताद रह चुके हैं। अब उस्ताद की जीत हुई है, लेकिन उस फुटेज का क्या करेंगे जिसके अंदर एक बच्चे को मैसी नहला रहे थे? आज मैसी खुद बच्चा बनकर उस टब के अंदर मौजूद हैं और एक तरह से मीम्स बनी हुई हैं। जरा ये तबसरा करेंगे, फिर हम जरा अर्जेंटीना की हार के ऊपर बात करेंगे। आई थिंक स्पेन और अर्जेंटीना की बात जी। बिल्कुल जी, बड़ा ही शानदार मैच रहा और मीम्स तो बनेंगे, दैट्स दी बात है। देखें, एक मैंने बहुत बड़ा एक फैक्टर देख रहा हूँ कि इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि नेमार तो आउट ऑफ कलर दिखाई दिए, जो फैक्टर थे वो 2 ही फैक्टर थे, रोनाल्डो एंड मैसी। रोनाल्डो जब आउट हुए तो मैसी, ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है ना, प्रो रोनाल्डो एंटी रोनाल्डो, प्रो मैसी एंटी मैसी, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। इस टूर्नामेंट में ज़रा ज़्यादा दिखाई दिया। उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारी इवन के जो मुल्कों की पॉलिटिक्स है वो भी इन्वॉल्व हुई हुई है। आपने कल देखा होगा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में एक सेलिब्रेशन स्पेन के हक़ में मनाई गई है, वो एक अलग ही उसका मकसद है। बट वाकई में मीम्स तो बन रहे हैं, मगर जो 2 खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट है, जिस तरह एक रियल चैम्पियन ने आके अपने जो पास्ट के चैम्पियन है उसको आके गले लगाया, वो फुटेज भी बड़ी वायरल हुई है कि वो आए हैं और लिमाल आए हैं, उन्होंने आके मैसी को और मैसी खड़े हुए हैं, यानी जो पास्ट का जो लेजेंड है वो फ्यूचर को जो है वो थपकी भी दे रहा है, उनको रिस्पेक्ट भी दे रहा है। तो ये तो है, मगर फैंस के दरमियान एक कशमकश लगी रहती है। मगर मैं कहता हूँ कि ये एक बेहतरीन मैच था, क्योंकि आपको एक तो ये कि स्पेन ने गोल कर दिया था, 90 मिनट तक तो क्लीन शीट सही, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गेम खाली रहा, बट स्पेन ने गोल कर दिया था। और जिस तरह से जैगम साहब कह रहे थे कि जिस तरह एक सिनेरियो रहा है अर्जेंटीना के कि कभी भी वापस आ जाते हैं, वो आखिरी वक्त तक, यकीन करें, दिल की धड़कनें जो अर्जेंटीना के फैंस थे उनको उम्मीदें यही थी कि अभी गेम बनेंगे, अभी पासेस बनेंगे, अभी मैसी या तो पास देगा या अटैक कर देगा, गोल मैच बराबर होगा और हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना हो सका। मैं कहता हूं कल के मैच के बहुत सारे तनाजुन हैं, मगर कल का मैच का असल हीरो मार्टिनेज है, जो कि गोलकीपर थे अर्जेंटीना के। आपको पता है अर्जेंटीना के खिलाफ कितने गोल पड़े? 11 गोल
11 पूरे वर्ल्ड कप में नहीं, कल के मैच में। हाँ, लेकिन उन्होंने डिफेंड जिस तरह किया है, यकीनी तौर पर दाद देनी पड़ेगी। और स्पेन के खिलाफ कल एक गोल भी नहीं पड़ा, गोल तक जो है वो अर्जेंटीना के प्लेयर पहुंचाने में कामयाब ही नहीं रहे। तो जिस तरह का क्रेडिट जाता है उनके गोलकीपर को, मैं तो कहता हूँ कल के मैच का जो कहते हैं ना एक छुपा हुआ हीरो मार्टिनेज है कि उसने पूरी एफर्ट लगा दी। और अगर कल अर्जेंटीना गोल कर जाता तो, और अगर मैच का नतीजा कुछ और होता तो टूर्नामेंट का जो मैच का टूर्नामेंट का जो बड़ा प्लेयर होता वो वही होता। मगर कहते हैं कि तारीख लिखी जाती है मिटाने के लिए, तो कल लिख दिया गया कि डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना नहीं रहा, यूरोप का चैंपियन स्पेन जो है वो चैंपियन बन गया है। आपने बात की ऑफ कलर थे, ऑन कलर थे, देखें मुकम्मल तौर पर पूरे गेम में हमें अर्जेंटीना ऑफ कलर दिखाई बिल्कुल। आप जिस तरह से, अब मैं ओवरऑल अगर हम शूट्स का पिछले 3 मैचेस की अगर बात की जाए ना, तो जिस तरह कमबैक करते थे वो वैसा कमबैक नहीं दिखा। शानदार। अब आप जिस तरह से कमबैक कर रही थी, जिस तरह से, और देखिए इंग्लैंड वाला जो सेमीफाइनल है ना, मैं तो कहता हूं कि वो तो उनकी अपनी बेवकूफ़ी थी, इंग्लैंड की गलती की वजह से वो इंग्लैंड की गलती थी। बट अगर आप तनाजुर में इसका तनाजुर करें, ओवरऑल जो है 23 शूट्स लगी हैं पूरे मैच में, जिसमें से 20 शूट्स मारी है स्पेन ने, सिर्फ 3 शूट्स मारी हैं अर्जेंटीना। यही हैरत की बात है, अर्जेंटीना को हो क्या गया था। बिल्कुल ऑफ कलर। शॉट्स ऑन टारगेट की बात कर लें, 11 शॉट्स ऑन टारगेट गए हैं स्पेन के, अर्जेंटीना का एक भी नहीं गया। आप बात कर लें जो बॉल पे कब्जे की एक जंग होती है, पोजीशन की जो बात है, 32% रहा अर्जेंटीना के पास और 68% रहा स्पेन के पास। तो कुछ भी नहीं रहा स्पेन के पास। पासिस एक्यूरेसी में भी 90% पर थी स्पेन, 78 पर रही आपकी क्या कहते हैं अर्जेंटीना। इसी तरह अगर हम बात करें फाउल्स, जाहिर सी बात है फाउल्स 24 फाउल कर दिए अर्जेंटीना ने और फिर 21 फाउल किए स्पेन ने। येलो कार्ड स्पेन को कोई नहीं मिला, अर्जेंटीना को 5 मिल गए और एक रेड कार्ड भी मिला, एक रेड कार्ड भी मिल गया। दूसरा जो है वो ऑफ साइड जो है वो उन्होंने ज़्यादा की, और फिर कॉर्नर्स 9 कॉर्नर्स हासिल किए स्पेन ने और 4 कॉर्नर्स हासिल करने में कामयाब रही अर्जेंटीना। ओवरऑल अर्जेंटीना सिर्फ इस वजह से सब नज़रें जमा कर बैठे रहे कि क्या कमबैक कर जाएगी। हर कोई कह रहा था आखिरी 11 मिनट, आखिरी 12 मिनट, आखिरी 13 मिनट, आखिरी 5 मिनट, फिर एक गोल था आखिरी 3 मिनट, मगर किसी मिनट में कुछ नहीं हुआ। और कल गेम ही ऐसा लग रहा था कि स्पेन के लिए जो है वो बना हुआ था बिल्कुल। और स्पेन ने साबित किया है कि वर्ल्ड चैंपियन को किस तरह खेलना चाहिए। एजाज शेख, आपकी जानिब आएंगे, जरा बताइएगा। यकीन तौर पर आप हमेशा इस प्रोग्राम के अंदर कहते हुए आते हैं कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, और किस्मत भी उसी के साथ होती है जो अच्छे खेल का मुजाहरा करता है। कल हमने देखा स्पेन ने आउट क्लास कर दिया अर्जेंटीना को, और अर्जेंटीना जो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर नाकाबिले शिकस्त था और तकरीबन एक मैच हारा था, उसके अलावा बाकी तमाम मैचेस के अंदर उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मैच के अंदर क्या हो गया था अर्जेंटीना को जिसकी वजह से उनको शिकस्त हुई, और एक ख्वाब जो था कि बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतना, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। देखिए अर्जेंटीना पे जो लेबल लगा मिस्र के खिलाफ मैच के बाद, तो वो टीम एक वजह ये भी थी कि वो दबाव में रही कि शायद हम स्पोर्ट की वजह से ही खेल रहे हैं और जीत रहे हैं। और जब सेमीफाइनल में देखा उस वक्त भी वो मैच बिल्कुल नॉर्मल खेले हैं, इतना आउटस्टैंडिंग मैच नहीं खेला है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल के उन्होंने फतह अपने नाम की हो। उसके बाद फाइनल में भी वो दबे दबे नज़र आए। और जब आपको याद होगा जब क्वार्टर फाइनल शुरू हुए थे तो स्पेन के हवाले से मैंने एक वर्ड बोला था, वो लफ्ज़ ये था कि साइलेंट स्नेक साबित हो सकता है स्पेन की टीम। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती है, मतलब से मतलब रखने वाले प्लेयर हैं। वो ना तो इतने ओछे होके कोई ऐसी हरकत तो सकनात करते हैं जिसकी वजह से ये लगे कि ये पता नहीं क्या कर गुजरेंगे या बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ जो उनको टारगेट दिया गया उनके कोच की तरफ से, जो हिकमत अमली दी गई है उसके मुताबिक उन्होंने वो उस पर फाइनल में पार्टिसिपेट किया और प्ले उन्होंने बिल्कुल वही रोल प्ले किया जो उनको कहा गया है। सबसे बढ़कर ये है कि उनके जो गोलकीपर से लेके उसके बाद डीप जो हैं डिफेंडर, उसके बाद मिडफील्डर, स्ट्राइकर, सब ने एक साथ जो एक सोच बना रखी होती है। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे शायद कंप्यूटर पे गेम हो रही हो, किसी बच्चे गेम खेल रहे हों और एक बच्चा जो है ना जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो कुछ ज़्यादा तेज़ है और दूसरे बच्चा शायद अननोन है जो उसके
नज़रिए नहीं खेला, कि वही उसकी पहचान साबित हुई कि 90 जो मिनट हैं उन्होंने एक गोल पोस्ट पर हमला भी नहीं किया, उसके बाद फॉल प्ले करते रहे, और जो सेंटर लाइन और 25 लाइन जो उनका स्ट्राइकिंग सर्कल है उससे पहले पहले ही उनके जो अटैक थे उसको बिल्कुल वो ज़ीरो कर देते थे। तो बड़ी हिकमत अमली के तहत खेले, और ख़ास तौर पे जितनी भी तारीफ़ की जाए उनके कोच की, स्पेन की, और स्पेन के कोच ने जिस तरह उनको जो जिस तरह कहा उसी तरह ही उन्होंने परफॉर्म किया, और उनकी जो खामोशी है, जो उनकी पब्लिक ने जिस तरह उनको बैकअप किया है, जिस तरह सपोर्ट किया स्पेन पूरे कंट्री ने किया, उसके अलावा जो लामीन यमाल हैं उनको जिस तरह पूरी दुनिया में पजीराई मिली है, तो जिस तरह अभी बाद में प्राइज़ की जो उन पर बारिश हुई है, तो ये एक डिज़र्विंग टीम थी और बिल्कुल सही हुआ। और सबसे बढ़कर ये है कि रेफरियों ने भी कोई ऐसा मुतनाज़ा फैसले नहीं किए, नहीं सामने कोई ऐसा फैसला आया जिसकी वजह से कोई उन पे भी उंगली उठाते। जैसे एक खिलाड़ी को रेड कार्ड मिला था, तो आप समझते हैं कि 10 खिलाड़ियों से खेलना और उसके बाद उस फॉर्मूले के ऊपर अमल करना जो कोच की जाने से दिया गया है काफी मुश्किल हो जाता है, आपका पूरा बैलेंस खराब हो जाता है। एक खिलाड़ी अगर बाहर चला गया, आपका मेन खिलाड़ी है, और वो अगर बाहर चला जाए तो इसका नुकसान यकीनी तौर पर अर्जेंटीना को हुआ था। देखिए, जो फुटबॉल स्पेशलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तजियाकार हैं, तो उनको पता है कि जब कोच टीम उतारते हैं तो वो उनको ये भी पता होता है कि अगर किसी को रेड कार्ड दे दिया जाएगा तो उसकी जगह कौन सा खिलाड़ी थोड़ा पीछे आके खेलेगा, या कौन सा वो जगह संभाल सकता है उस लेवल की, वो डबल रोल प्ले कर सकता है। 2 से 3 प्लेयर उस जगह को कवर करते हैं, तो इस वजह से स्पेन को उससे इतना कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अच्छे कोच की यही इलामत होती है कि उसकी जो बेंच स्ट्रेंथ होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, और 19-20 या 20-21 लेवल के प्लेयर उन्होंने बाहर बिठा रखे होते हैं कि अगर कोई प्लेयर किसी को चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाता है, या फोर प्ले की वजह से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, या उसका वो ऑफ कलर होता है, उस दिन वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर गुजरता, या फिर वो हिकमत अमली जो कोच ने दी हुई हो उस पर भी अमल पैरा नहीं हो रहा होता, तो उसको देखते ही कोच भांप लेता है कि ये आज ऑफ कलर है तो इसको थोड़ी देर रेस्ट करा के दोबारा भेज दिया जाए, ताकि उसको एक तो नई चीज़ सिखा दी जाए कि आप ये गलतियां कर रहे हो, ऐसे ऐसे करना था, आपको कहा क्या है और आप कर क्या रहे हो। तो उसकी जगह जो बाहर बेंच पे बैठा होता है वो भी उससे कम नहीं होता, वही 19-20 होता है थोड़ा सा, या भड़के होएगा, ये थोड़ा कम होएगा, तो वो उस वक्त तक वो टाइम कवर करेगा। तो जब वो दोबारा जाएगा तो फिर भी अगर वो ऑफ कलर नजर आए तो फिर उसको वो बिठा देते हैं। बड़े कोच की यही शान होती है, वो प्लेयर का नाम या प्लेयर का रुतबा नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी हिकमत अमली के तहत उसको खिलाता है, और वही उसकी कामयाबी होती है। अगर वो ये सोच लेना कि ये बदतमीज है, ये लोगों से बातें करेगा, मेरे अगेंस्ट, कोच का काम ही ये होता है खिलाड़ी से काम लेना, और यही उन्होंने करके दिखाया है। ज़ेगम अब्बास साहब, जिस तरह की बात हो रही है, कल हमने देखा और थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप के अंदर देखा कि अर्जेंटीना के जो खिलाड़ी हैं उनका रवैया, और ख़ास तौर पर कल जिस तरह धक्के दिए जा रहे थे, खिलाड़ियों को मुखालिफ टीम के गिराया जा रहा था, और हमने देखा कि जब मिस्र के मैच के अंदर सारे अंपायर्स और रेफरी उनके साथ मौजूद थे, उनके मुल्क के थे, किसी को कोई फाउल या किसी किस्म का कोई येलो रेड कार्ड नहीं दिखाया गया, लेकिन कल तमाम तर न्यूट्रल अंपायर थे और काफ़ी मंझे हुए अंपायर थे, उन्होंने जो है वो रेड कार्ड भी दिखाया, येलो कार्ड भी दिखाया, और जिस तरह के खेल का मुजाहरा कर रही थी अर्जेंटीना की टीम, उनको रोका कि आप जो है जो खेल की रूह है उसके मुताबिक खेल जारी रखें। तो ये भी एक फ़र्क पड़ा है कि उनको अपने हिसाब से खेलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अपना ओरिजिनल खेल नहीं खेल पाए जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, और उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। देखिए, आपने अच्छी बात की, क्योंकि कल के जो रेफरी थे वो स्लोवेनियन रेफरी थे, और ये बहुत मशहूर थे कि ये बहुत अच्छा खिलाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि देखिए वो खुद भाग के खिलाता है, जब जो है वो खुद भाग के खिलाता है फील्ड में, तो उसको नियरेस्ट होने की वजह से ये फ़ायदा होता है कि वो तमाम फाउल जो है वो करीबी उससे निगाह से देख लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। और दूसरी बात, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी यादें भी जो हैं महसूस हुई, बड़े सनसनीखेज मुकाबले देखने को मैसर हुए, लेकिन उसके साथ साथ में जो रेफरीशिप थी उसने भी बड़ा मुतनाज़ा जो है कंट्रोवर्सी इख्तियार कर ली। खास करके 2-4 फैसले जो ऐसे थे कि जिसमें यूएसए के जो प्लेयर को जो रेड कार्ड का जो था मसला, उसमें जब ये फीफा ने बहुत कमज़ोर अपना रवैया रखा, जिसकी वजह से शायकीन फुटबॉल जो थे उनको बहुत
दुख हुआ, उनको बड़ा अफसोस हुआ कि फीफा को जो है स्टैंड लेना चाहिए था, ना कि ये कि व्हाइट हाउस से जो है वो अनाउंस हुआ और वो कहा कि जी वो जो है हमने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, ये उसका जो रेड कार्ड था। लेकिन बहरहाल के बावजूद भी बेल्जियम ने 4-1 से जो है यूएसए को शिकस्त दी। तो देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात कि इसमें कि कल यानी हर लिहाज से, अभी मैं सुन रहा था बातें तो वाकई सही कह रहे थे कि हर लिहाज से कोई भी देखिए फुटबॉल जो है वो टोटली एक कम्बिनेशन का गेम है। और ये देखिए स्पेन को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इनकी जो स्पेनिश लीग है पूरी दुनिया में मशहूर है और उनका जो एक इतना खास स्टाइल है शॉर्ट पासिंग एक्यूरेसी का, वो पूरी दुनिया में मशहूर है और उसका उन्होंने शानदार कल मुजाहरा किया और यही उनके लिए जो जीत का सबब भी बना। और इसमें यकीन जाने जैसे कि आपको पता है कि बार्सिलोना हो गया और रियल मैड्रिड है कि लेमिन यमाल जो है वो बार्सिलोना से खेलता है, तो उन लोगों को एक आपस में और पासिस का एक बहुत अच्छा तजर्बा है और कल उन्होंने मुजाहरा किया और वही उनके लिए जीत का सबब भी बन गया। ठीक है, बहुत अहम बात की आपने और यही वजह है कि स्पेन अकेले ही फाते हो गया। और जिस तरह की कोचिंग के मायार के हवाले से बात हुई थी, इसके ऊपर हम आगे चलकर बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह कराची के अंदर बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर इंतजाम किए गए थे। लोग बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे और ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अर्जेंटीना जीतेगा, लेकिन जब अर्जेंटीना नहीं जीता, स्पेन जीता, तो लोगों ने अपने गमो गुस्से का भी इजहार किया। अर्जेंटीना के खेल को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और बाद स्पेन के फैंस जो थे वो खुशी से निहाल होते हुए नजर आ रहे थे। क्या कहना था लोगों का, कराची की आवाम का, आपको दिखाते हैं। अर्जेंटीना मैच की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर जगह हारा, क्योंकि आज स्पेन ने उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन ही नहीं दिया, एक साइड ले गए। बस तो बहुत मजे का था, बिल्कुल एंड तक गया, एंड में आके एक गोल पड़ा, जिस टीम को सपोर्ट करे तो वो जीती तो बहुत खुश है। मैच की बात रही तो स्पेन डिजर्व्स टू विन बिकॉज दे हैड लॉट ऑफ पोजेशन और बेटर टीम से हारे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अर्जेंटीना यहाँ तक भी आ गई, बड़ी बात है। थैंक्स टू मेसी फॉर डूइंग दिस कैरी जॉब। आई वाज सपोर्टिंग अर्जेंटीना बट स्टिल इट्स ओके, बारसा ही आ रहा है वर्ल्ड कप, इट्स फाइन। स्पेन को डिजर्व करती थी जीतना, सारा मैच स्पेन की सारा स्पेन के पास था। मेरे फेवरेट प्लेयर यमाल के लिए करी थी, ऑल्दो उसने स्कोर नहीं किया बट स्टिल आई एम हैप्पी। मैं बड़ा खुश हूँ कि स्पेन जीती है अपना दूसरा वर्ल्ड कप, अल्हम्दुलिल्लाह। अर्जेंटीना प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है स्पेन के अब जश्न की। स्पेन ने किस खेल का मुजाहरा किया? ब्रेक से पहले हमने अर्जेंटीना को डिस्कस किया, क्या वजूहात थी कि अर्जेंटीना पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने के बाद आखिर के अंदर आकर जो है वो हार गया। स्पेन की फतह जो है वो पूरे दुनिया के अलावा गजा के अंदर भी देखी गई है, वहां पर लोग जो हैं बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे थे। तो खिजर आलम हमारे साथ मौजूद है। खिजर, किस तरह की सूरत हाल रही और जश्न की वजह क्या बनी? देखिए, जो प्योरली फुटबॉल फैंस हैं वो तो यकीनन जो फुटबॉल को एक फुटबॉल मैच की तरह देखते हैं, वो खिलाड़ियों को इस तनाजुर में नहीं देखते, मगर क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकली चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, मुल्कों की सूरत हाल, मुल्कों की पॉलिटिक्स, तो हमने देखा है कि गुज़िश्ता चंद एक हफ्ते के दौरान जो है पूरी एक बहुत बड़ी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं स्पेन के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि अर्जेंटीना की जो मैनेजमेंट है या जो गवर्नमेंट है उसकी जो हमदर्दियाँ थी वो इसराइल के साथ थी। और दूसरी जानिब अगर हम स्पेन की बात करें, स्पेन ने बड़ा कोई हार्ड स्टांस लिया है अगेंस्ट इसराइल, और जो कुछ उन्होंने जेनोसाइड किया गज़ा के अंदर इसराइल ने, तो उसके ख़िलाफ़ वो खड़े हुए हैं। इवन कि उन्होंने इसराइल की जो है वो बहुत सारे उनके साथ डील्स भी कैंसिल किए हैं, न सिर्फ डील्स कैंसिल किए हैं बल्कि उनकी जो है काफ़ी जो मुराद दी जाती थी उससे भी वो भी उठा ली गई हैं। और कल टाइम्स स्क्वायर की भी मैं बात करूं तो वहाँ पर भी शायकीन फुटबॉल जो कि स्पेन के सपोर्टर थे वो न सिर्फ स्पेन की जीत का जश्न मना रहे थे बल्कि फ़लस्तीन का झंडा लेके फ्री फ़लस्तीन के नारे भी लगा रहे थे। इसी तरह गज़ा के अंदर हमने देखा कि गज़ा की उन टूटी फूटी इमारतों में जो फुटबॉल का जो जुनून है वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से कम नहीं था। वहाँ पर जब स्पेन जीता तो वो बहुत सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मैसी को तो अपना हीरो मानता है, मगर जब आप मैसी से निकल के एक होल अर्जेंटीना की बात करते हैं तो वहाँ पर लोग रिलेक्टेंट नज़र आते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा जो शिफ्ट आया है ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया में, और ख़ास तौर पर जो एक और बात ये कि कहीं ना कहीं हम जज्बाती लोग भी हैं, हम स्पोर्ट्स के साथ जो है थोड़ा सा एसोसिएट करते हैं अपनी हमदर्दियों को।
तो जो उनके जो मुस्लिम प्लेयर्स हैं ख़ास तौर पर जो उनके स्टार हैं उनके साथ भी बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र आए हैं। ओवरऑल मैच अच्छा रहा, मगर जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उसके तनाजुर में भी इन सब चीज़ों को देखा जा रहा था। ख़ास तौर पर जब 1 से 2 रोज़ कबल एक जो एम्बेसडर थे अर्जेंटीना के, उनकी जो एक वीडियो आई है इसराइली सदर के साथ, तो उसने काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को दुख भी पहुंचाया है, इम्पैक्ट भी किया है कि कैसे एक सिविलाइज नेशन जो है वो इन सारे मामलात पर अपना एक खुल कर किसी भी मुल्क के साथ आप खड़े हो सकते हैं। एक ऐसा मुल्क जो कि मुसलसल जो है वो एक जेनोसाइड कर रहा है, तो और दूसरी जानिब स्पेन था जो कि मुसलसल दुनिया के बहुत सारे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कि फ़लस्तीन कॉज को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, जिसमें स्पेन भी है, साउथ अफ्रीका का जो एक स्टांस है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर जाती हैं बड़ा जो है इसको लेकर, न सिर्फ गज़ा में, पाकिस्तान में, बल्कि ईरान के अंदर भी हमने देखा कि बड़ी सपोर्ट दिखाई दी। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट है। बट जश्न जो है वो असल तो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि ट्रॉफी जा रही है बार्सिलोना जाएगी। बार्सिलोना के फैन इसमें खुश हैं कि भाई हमारी ट्रॉफी आ रही है, और ट्रॉफी जा रही है बार्सिलोना, स्पेन जा रही है। तो वो जो जश्न के फुटेजेस आएंगे वहाँ से बहुत ही कोई शानदार होंगे, और अभी तक जश्न उनका ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा जब तक ट्रॉफी नहीं। और दूसरी तरफ अर्जेंटीना के जो फैंस हैं वो बहुत मायूस हैं। ना सिर्फ कराची में भी हमने देखा कि बड़े मायूस हुए थे कुछ, और सिर्फ और जो दुनिया भर में खुद अर्जेंटीना में बाकायदा हंगामे फूट पड़े, लोगों ने पुलिस को आना पड़ गया, सड़कों पे क्लैशेस हो गए, मनादिर सब ने देखे। एक तरफ जश्न है, और यूरोप में इस तरह का इम्पैक्ट होता रहता है, क्योंकि यूरोपियन चैम्पियन जो है वो अब आलमी चैम्पियन बन गया है, और डिफेंडिंग चैम्पियन अब घर जा रहा है। देखते हैं कि कैसा जश्न होगा जब ट्रॉफी बार्सिलोना पहुंचेगी। ज़ेगम साहब, अगर गोल्डन बूट की बात की जाए तो एम्बापे यकीनी तौर पर इसके हकदार थे भी। मैसी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन मैसी पूरे फाइनल के अंदर हमको कहीं नजर नहीं आए। इसकी क्या वजह समझते हैं, और एम्बापे का गोल्डन बूट हासिल करना कितना बड़ा एजाज़ है उनके लिए, और जिस तरह की कारकर्दगी उन्होंने थ्रू आउट वर्ल्ड कप के अंदर दिखाई है, ख़ासतौर पर आखिरी मैच के अंदर बेशक उनकी टीम हार गई है चौथी पोजीशन का, तीसरी पोजीशन का मैच के लिए, लेकिन एम्बापे ने जो इम्पैक्ट डाला था इस वर्ल्ड कप के अंदर वो यकीनी तौर पर उन्होंने डाला है, और गोल्डन बूट के वो हकदार भी रहे हैं, और किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन दोनों टीमों को हटाकर अगर एम्बापे और फ्रांस की बात की जाए तो कैसा देख रहे हैं आप मुस्तकबिल फ्रांस का और एम्बापे का? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने शुरू में बहुत पहले जब राउंड 32 हुए थे, उसी वक्त मैंने जो था प्रिडिक्ट कर दिया था कि फ्रांस की जो साइड थी वो बहुत बिल्कुल, उसका जो स्क्वाड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था। बेशक के ये सेमीफाइनल वो हार गए और वो कारकर्दगी पेश ना कर सके। इसमें होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो ऑन द फील्ड जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाद औक़ात ही होता है कि किस्मत का अमल दखल भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। फिर कुछ फैसले, एक फैसला भी जो रेफरीशिप का अगर गलत हो जाए तो वो भी पूरे गेम की जो है पूरी नौयत जो है वो तब्दील कर देता है। लेकिन बहरहाल देखिए, आपने बात करी कि गोल्डन बूट के हवाले से, तो मैं देखें प्लेयर के नाते इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप तकाबुल करें और कम्पीट करें तो एम्बापे की जो एज है और मेसी की जो एज है, 39 ईयर्स के बाद, इसमें कोई शक नहीं कि वो इतना करिश्माती प्लेयर है कि जो वो किसी भी वक्त जो है खेल का पासा जो है पलट सकता था। और उसने वो साबित करके दिखा भी दिया कि गुज़िश्ता 2 मैचों में उसने बिल्कुल, यानी वो की गोल की शिकस्त के बाद इस तरह से, और उसके बाद जो उसको कमबैक करना और फिर उसको पतन में तब्दील कर देना, और फिर इससे पहले वाले मैच में भी, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़ा प्लेयर था। सारी ज़िंदगी फुटबॉल के जो शायकीन है खास करके वो इस वक्त अच्छी यादों में मैसी को ज़रूर याद रखेंगे। बेहतरीन प्लेयर है और इसका कोई शक नहीं। और ज़ेगम साहब, अभी तो पेशगोइयां ये भी हो रही हैं, 39 ईयर्स ओल्ड हैं वो, अगला वर्ल्ड कप भी वो खेलेंगे, और इस हवाले से लोग जो हैं और इंटरनेशनल मीडिया जो है इस बात को कोट भी करता हुआ नजर आ रहा है कि मैसी जो है वो अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे। हालांकि इसके इम्कानात बहुत कम हैं। आपकी रीड क्या बताती है, क्या मैसी खेलते हुए नजर आ रहे हैं अगर फिटनेस बरकरार रही तो? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी अंदाज़ा कर लें आप, 39 ईयर्स में भी जो है वो ही इज़ लुकिंग वेरी फिट। मैं समझता हूँ कि शायद ये कि उनके ऊपर जो उनके जो फेडरेशन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और दबाव डालेंगे कि वो अभी जो है कंटिन्यू रखें, क्योंकि जब वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं तो वो उनके जो शायकीन और वहाँ के जो फुटबॉल के खास करके अर्जेंटीना के जो शायकीन हैं
उनका भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि मेसी के ऊपर कि वो अपनी फुटबॉल जो है वो जारी रखें। लेकिन बहरहाल एम्बापे ने जो कमाल किया है कि वाकई गोल्डन बूट का जो है, और वो इसका वाकई में हकदार था। उनको एक अच्छा एडवांटेज वो तीसरी पोजीशन के मैच का जो मिल गया, तो मैं हैरान हूँ कि 10 गोल उसमें हुए। और सबसे बड़ी बात ये कि इसने मतलब फ्रांस ने 4 गोल के हारे के बाद कमबैक किया और फिर एक इतना अच्छा मुकाबला किया, तो ये बहुत अच्छा मुकाबला रहा इंग्लैंड का उसका। मैं तो दोनों टीमों के लिए बड़ा कहता था इसलिए कि इंग्लैंड की टीम भी आप यकीन जानिए कि बहुत शानदार टीम थी। हाका, एंडरसन, हैरी केन, बेलिंगम, बहुत था उनका। लेकिन वो मैच जो है ना, जो सेमीफाइनल था, वो मुझे लगता है कि जिस तरह का इंग्लैंड ने खेला, वो इंग्लैंड अपनी गलतियों की वजह से आ रहा है, और हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज़ेगम साहब आपका, हमारे साथ खिजर आजम और एजाज शेख जुड़े हुए हैं। एजाज शेख, 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है, अभी वर्ल्ड कप गुजरा है, पूरा शोर ठंडा हो गया है, जोश व खरोश जो खिलाड़ियों के अंदर और पाकिस्तानी अवाम के अंदर था वो सब ठंडा हो जाएगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो भी इस हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं करेगा। आपके पास एज अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर कोई खबरें हैं कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल को रिवाइव करने के लिए या इसकी हवाले से इसकी बहाली के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए कोई आने वाले दिनों के अंदर इकदाम होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए साजिद भाई, इतने सालों में जब से स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ मैं, जो भी आया वो सिर्फ आके जब भी जाते हैं, इनकी सबसे बड़ा इनके लिए जो एजाज़ है ना प्रेसिडेंट के लिए या जो इनकी कैबिनेट के जो बाकी लोग होते हैं, वो यही होता है कि AFC के जो बड़े हैं उनके साथ इनका ग्रुप फ़ोटो हो जाए, एक लंच या डिनर हो जाए, एक दूसरे से सुवीनियर का तबादला हो जाए। इसी तरह जब ये जाते हैं फीफा के वालों के पास, तो वहाँ पर भी इनकी सबसे बड़ी विश यही होती है कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए और इनको अपने सुनहरी कारनामों से आगाह किया जाए कि फुटबॉल के लिए हमने ये कर दिया, फुटबॉल के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बाद में उन्होंने पैसे मांगने होते हैं और वो अप्रूवल भी हो जाती है, उसकी अप्रूव भी हो जाता है कि आप ये ले लें, और उनको फिर इन्होंने दावतनामा देना होता है कि आप पाकिस्तान के चक्कर लगाएं। इनका जो पूरा दौरा होता है, विजिट होता है ना AFC में या फीफा में, वो सिर्फ इन 4-3 बातों पर ही मुहित होता है, इससे बाहर ये बिल्कुल भी नहीं निकलते। और अभी मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनका ये अब मैच देखने भी गए हुए हैं खुसूसी दावत पे, क्योंकि एक फेडरेशन है, एक मुल्क है, कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ पर जाके भी इन्होंने जितने लोगों से इन्होंने मुलाकातें की हैं, उनके साथ शर्ट्स का जो तबादला हुआ है, उनसे कोच मांगेंगे और फिर उनसे मुशावरत करेंगे, इधर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें अपने कारनामे गिनवाएंगे कि क्या कारखाए नुमाया वहाँ पर वो अंजाम दे के आए हैं, और फिर किसी 1-2 बंदों को दावत दी होगी कि वो जल्द पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। इनके पास कोई लॉजिक नहीं, इनके पास कोई प्लान नहीं है कि फ्यूचर में कैसे करना है और जिससे फुटबॉल आगे बढ़े। इनके पास सिर्फ एक ही प्लान होता है कि अगर कोई हज़्ब इख्तिलाफ में, अपोजिशन में जो वोटों में हार गया, जो प्रेसिडेंट नहीं बन सके, सेक्रेटरी नहीं बन सके, उनको रोकना कैसे है, और उनके कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ज़रिए उनको रोका जा सकता है, या कौन सी ऐसी कुव्वत है कि बस ये लंबे से लंबा अरसा यहाँ पे फीफा फुटबॉल हाउस में लाहौर में वो आगे बढ़े और यही कहे कि हमने बड़ा कुछ किया। अभी रिसेंटली आपने देखा नॉर्मलाइजेशन कमेटी का जो रवैया था हारून मालिक साहब का, और उनके साथ जो 2 लोग और थे, एक शाहिद खोखर साहब थे, एक और थे, तो अभी भी वो इनके साथ ही चिमटे हुए हैं। एक आला ओहदे पे वो फायद हैं शाहिद खोखर साहब, और डॉलर्स में वो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। बिल्कुल अहम बात की आपने जैसे कि रवैया और नियतों का फुकदान है, रवैया तब्दील करना है, नियत अगर हो तो पाकिस्तान की फुटबॉल अच्छा हो सकता है और इसको लोग भी देख सकते हैं। खिजर, आप एज अ रिपोर्टर कैसे देखते हैं जो हालात हैं हमारे ग्राउंड्स के, जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? वक्त कम है, मैं चाहूँगा कराची की हद तक जो सूरत हाल आपने अपनी आंखों से देखी है, और हुकूमती सतह पर कितनी सपोर्ट है फुटबॉल फेडरेशन को, या फिर इकदाम करने के हवाले से हुकूमत अपने तौर पर भी कर सकती है, फुटबॉल फेडरेशन के थ्रू भी कर सकती है, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, हुकूमत ने कुछ नहीं करना, हुकूमत ने सिर्फ एक पाथवे बनाना है। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिस पे पैसा लगाने के लिए न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मल्टीनेशनल कंपनीज हाथ खोल के खड़ी हुई कि आओ हम पैसा लगाने को तैयार हैं, मगर यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बलोच बेल्ट, पाकिस्तान की पख्तून बेल्ट, पाकिस्तान की गिलगिती बेल्ट, पाकिस्तान का गरीब और पाकिस्तान का अमीर, मिडिल क्लास इस गेम में इतना नहीं है। ये सब फुटबॉल के दीवाने हैं। ये गरीबों का खेल है, ये इंतहाई अमीर तबके का खेल है, ये मदारिस के बच्चों का खेल है। आप पाथवे प्रोग्राम बना दें, 10 साल प्लान बनाएं, आपके साथ लोग खड़े होने को तैयार होंगे। नीयत शफाफ होनी चाहिए।
जाली क्लब्स का खात्मा करें, स्क्रूटनी करवाएं, फीफा के जो रूल्स हैं उन पे चलते रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं 10 साल का आप प्लान बनाएं, आने वाले 5 से 6 सालों में ख़ास तौर पर इस बात को रहने दें कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों को जो अच्छी फुटबॉल खेलते हैं उनको पाकिस्तान से क्यों खिलाएं, वो कहीं भी खेलते हैं। आप देखें दुनिया भर में ये जो है ये तसव्वुर है कि वो बस पाकिस्तान, वो अपने उस मुल्क की कोई ना कोई नेशनलिटी होनी चाहिए, वो लेकर आ जाते हैं। आप ओवरसीज़ में जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो अच्छा खेलते हैं, आप उनकी टीम बनाएं, आप यहाँ पे टैलेंट हंट करें, आप टीम बनाएं। 10 साल के अंदर पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बहुत ऊपर जा सकती है, मगर नियतों का फुकदान है। यहाँ पर फ़ुटबॉल फेडरेशन की सदारत उसको दी जाती है जिसको ये कहा जाता है कि यार कोई और वजारत नहीं मिल रही, कोई और चीज़ नहीं मिल रही, चलो इसको फ़ुटबॉल का ही सदर वदर लगा देते हैं, ये लग जाएगा, चलो इसको हॉकी का प्रेसिडेंट बना देते हैं, ये हमारी एक हल्की फुल्की सी सीट है। इस तरह अगर आपने किसी भी स्पोर्ट्स को चलाना है तो छोड़ें फुटबॉल, छोड़ें हॉकी, क्रिकेट का बुरा हाल है, क्रिकेट का हाल देख लें। तो अगर इस तरह चलेंगे तो फिर सबका हाल बुरा है, और अगर नियतें अच्छी होंगी तो सब बेहतर हो जाएगा। यही अलमिया है पाकिस्तान का और नियतों का फुकदान है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं आपका, खिज़र आज़म और एजाज शेख। कल वर्ल्ड कप हो रहा था, इसका फाइनल हो रहा था, और स्पेन ने जब मैच जीता, वर्ल्ड कप का फाइनल जीता, तो लोग बातें कर रहे थे और इस बात का इजहार कर रहे थे कि स्पेन पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर 4 स्पेन आ जाए, लेकिन पाकिस्तान आज फुटबॉल के अंदर कहीं नहीं है, और स्पेन छोटा सा मुल्क होने की वजह से बावजूद अपने बेहतरीन खिलाड़ियों की वजह से आज वर्ल्ड चैंपियन बना हुआ है। इसकी एक वजूहत है, नियत अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ मेरिट होना चाहिए कि आपने देखा होगा कि किस तरह के वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी जो हैं वहाँ से प्रमोट हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियन बनकर दुनिया के अंदर अपनी फतह का झंडा गाड़ते हुए नजर आते हैं। ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी हो सकती है, लेकिन चीज़ों का मसला है कि नियतों का फुकदान है और यहाँ पर मेरिट जो है वो नहीं होता, जिसकी वजह से मामला जो है वो हल नहीं होते। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के अंदर भी खेलों की सरगर्मियाँ उसी तरह बहाल होंगी जैसे माजी के अंदर बहाल होती थी, इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।